अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम्म, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स। आपने कल जितना पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, दैट इज़ इनफ। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिसर्च एथिक्स। एथिक्स में जब आप उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं अखलाकियात, मीन्स कि हम जब अपनी एवरीडे लाइफ में भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम किसी हम हमेशा ऑनेस्टली काम करें, हम अच्छे तरीके से बिहेव करें, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, इस किस्म की बातें तो वो सारी की सारी एथिक्स में आ जाती हैं। यानी बाय डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं ना, मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, के जब भी आप कोई काम करते हैं एवरीडे लाइफ में भी, तो आप कैसे अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरों के राइट्स का ख्याल करते हैं, दूसरों को पर्सनल स्पेस देते हैं उनकी, इस तरह से आप ख्याल करते हैं। तो ये तो आ जाती है एथिक्स। तो एथिक्स जिस तरह दुनिया ज़िंदगी की हर फील्ड में ज़रूरी है, इस एज स्टूडेंट भी कुछ एथिक्स होते हैं, इसी तरह एज रिसर्चर भी कुछ एथिक्स होते हैं। और रिसर्च एथिक्स में आप जब रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्चर को उन एथिक्स का या उन अखलाकियात का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च में भी ज़रूरी है। आप जो रिसर्च कर रहे हैं या ओवरऑल वर्ल्ड में जो रिसर्च हो रही है उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके किसी के काम भी आ सकती है। आप अपने रिसर्च में लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका डाटा भी लेते हैं, तो फिर इसलिए आपने उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अब देन यहाँ पर आ जाता है, अब रिसर्च एथिक्स हम कहते कैसे हैं, मीन अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, लाइक रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। मीन्स कि अगर आप रिसर्च कर भी रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एज रिसर्चर भी आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे एक सही तरीके से रिसर्च करोगे, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। इन एडिशन इट एजुकेट्स एंड मॉनिटर्स साइंटिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च टू इंश्योर अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड। द फॉलोइंग इज द जनरल समरी ऑफ सम एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर एज रिसर्चर आपने किन बातों का ख्याल रखना है, यानी उनके भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, आपने एज रिसर्चर भी उनका ख्याल करना है। चाहे आपका अपने लैब फेलोज के साथ क्या है या रवैया है, या आपने पब्लिकली आपका लोगों के साथ क्या रवैया है, आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें आपने किन बातों का ख्याल करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो बात आ जाती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है वो वैसे भी आपको पता है हम एवरीडे लाइफ में भी ज़रूरी है, तो रिसर्च में भी ज़रूरी है। रिसर्च में क्या ज़रूरी है कि आप ऑनेस्टी क्यों ज़रूरी है कि आपकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपके पास रिसर्च आप कर रहे हो, आपने उसका डाटा ऑनेस्टली रिपोर्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि मैंने ये जो इस चीज़ का फ़र्क देखना था तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट शो करना चाहिए ताकि मेरी जो रिसर्च है उसको लोग एडमायर करें, ऐसा आपने नहीं सोचना। ठीक है, आपके जो रिजल्ट्स आए हैं, सपोज आपने किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज देखनी है, तो आपने ये नहीं करना कि अगर मैं इस प्लांट की एंड ये को ये शो करूँगी कि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये सब समझेंगे कि मैंने बहुत अच्छी डिस्कवरी की है। इस तरह से नहीं, अगर उस प्लांट में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आप कह दोगे कि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट आप ये करने के लिए कि लोग आपकी तारीफ करेंगे या आपका थीसिस अच्छा बन जाएगा, आपने उसमें झूठ नहीं बोलना कि भी इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आपने ऑनेस्टली आपका जो डाटा है, जो रिजल्ट्स हैं, जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है और जो आपकी पब्लिकेशन स्टेटस, यानी सब कुछ आपने ऑनेस्टली वहाँ पर बताना है। आपने फैब्रिकेट किया है ना, डोंट फैब्रिकेट, फॉल्सिफाई एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारे का सारा गलत है। जैसे रिजल्ट्स हैं वैसे बताने हैं, कहीं अपने डाटा गलत नहीं करना कि आपने कहा कि जो प्लांट्स थे मेरे ग्रो नहीं कर रहे और मैंने ये फर्टिलाइजर्स डाला है या ये ट्रीटमेंट डाले हैं तो ये तो सही ग्रो नहीं कर रहे, तो मैं ये शो कर दूँ कि हाँ ये ग्रो किए हैं, वरना मेरा तो रिसर्च अच्छी नहीं होगी, शायद मुझे मार्क्स अच्छे ना मिले। तो इस किस्म की बातों का आपने नहीं करना। रिजल्ट जो भी आते हैं आपने ऑनेस्टली रिपोर्ट करना है। देन आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी। Strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decision, grant writing,
एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। यानी इसमें ये है कि अब ऑब्जेक्टिविटी आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बायस होता है ना, किसी तरफ एक चीज़ को फेवर करना, जैसे एक चीज़ को, यानी दो चीज़ें, तो एक चीज़ को ज़्यादा उसके लिए फेवरेटिज्म शो करना, उसको प्रेफर करना। तो आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं करना। आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसलिए नहीं करना कि वो आपको ईजी लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है। आपने ऑनेस्टली डाटा रिव्यू करना और देखना कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपके रिसर्च के लिए सूटेबल है। देन डाटा एनालिसिस में भी आपने यही बात का ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर, आप बगैर किसी चीज़ को फेवर किए, बगैर किसी चीज़ के लिए प्रेफरेंस शो किए, बगैर आप डाटा एनालिसिस करें, डाटा के जो रिजल्ट्स आप उसमें से इंटरप्रेट करें वो आप बताएं। पीयर रिव्यू होता है ना कि हम यानी किसी को पेपर रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो ये पीयर रिव्यू भी कर रहा है या आपको कोई अपना काम रिव्यू के लिए दे रहा है, उसमें भी आपने कोई फेवरेटिज्म शो नहीं करनी। जो आपकी कोई आपको रिव्यू करने के लिए कोई चीज़ दे रहा है, तो जो आपके व्यूज़ आपने ऑनेस्टली उसको बताने कि जी ये कमी है या ये प्रॉब्लम है। कोई डिसीजन करना है, इसका ग्रांट राइटिंग, किसी ने ग्रांट राइटिंग आमतौर पर कहा जाता है जैसा कि एप्लीकेशन लिखते हैं रिसर्च फंडिंग्स के लिए, तो उसमें आपने रिसर्च एथिक्स में ख्याल करना कि ये नहीं, किसी जो हाई अथॉरिटीज़ में है उनको ये नहीं करना चाहिए कि किस फेवरेटिज्म शो करके किसी को रिसर्च ग्रांट दे दें और किसी को मना कर दें। ठीक है, आप यानी कोई एक्सपर्ट अगर किसी से कोई राय ली जाती है, इंडस्ट्री में नहीं होती है, वो भी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो ये हर बात में ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखना चाहिए। देन इज नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। कीप योर प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट्स, एक्ट विद सिंसियरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ये तो हमें एवरीडे लाइफ में भी हम करते हैं ना कि जो हमारी कमिटमेंट है हमें उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी से रिसर्च एग्रीमेंट किया है कि मैंने आपको पेपर देना है, ये पेपर ये पब्लिश करना है या आपके साथ मिल के पेपर पब्लिश करना है, ये जो भी है, हमने अगर हम एवरीडे लाइफ में इस बात का ख्याल करते हैं तो हमें रिसर्च में भी इस बात का ख्याल करना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स को, अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए और जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। कि लाइक दो लोगों ने मिलकर एक टॉपिक पर काम किया है, दोनों रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन एक सोचे नहीं मैं पहले रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लूँ, मेरे नाम से पब्लिश हो जाए दूसरे को बताए बगैर, तो ये भी इसमें गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है केयरफुलनेस। अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस। केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर ओन वर्क एंड द वर्क ऑफ योर पीयर्स, यानी जो आपके साथी हैं, जो आपके फेलोज हैं, उनका भी कहें कीप गुड रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केयरफुली हर स्टेप करोगे एक्सपेरिमेंट का, तभी आपकी रिसर्च अच्छी होगी, आपकी रिसर्च वैलिड होगी, आपका डाटा भी वैलिड होगा। आपने जो स्टेप, जिस डेट को आपने जो स्टेप किया रिसर्च का, आपने उसका रिकॉर्ड रखना है कि मैंने इस डेट को ये काम किया था, इस डेट को ये काम किया था। दूसरी बात ये कि आपने ये नहीं करना कि काम जल्दी जल्दी में करने, जब आप इस तरह करेंगे, एहतियात से काम नहीं करेंगे, तब भी इसमें गलती आएगी। लाइक आपने वेट ही करना है, तो वेट आपने जल्दी जल्दी बस वेट किया और ये गलत है, आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे उससे। इसके बाद ये कि आपने उसका एनालिसिस भी साथ साथ अपने काम का करना है। लाइक अगर अपना काम आपने खुद देखना है, ये नहीं है कि आप जी मेरा दिल नहीं कर रहा तो ज़रा प्लीज़ ये आप लैब अटेंडेंट से कह दें या अपने किसी और क्लास वर्क से कह देंगे मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, तुम जाके ना ये ट्रीटमेंट दे रहा हो मेरे प्लांट्स को, ये ऑब्जर्वेशन कर लो। या आप कहीं ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो खुद करने के बजाय आप दूसरों से कह देते हैं कि, या वहाँ से लोगों से पूछ लेते हैं कि अच्छा इस एरिया में ये यूकेलिप्टस के कितने को पौधे होंगे, आप खुद करने के लिए दूसरों से कह रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। आपने खुद बहुत एहतियात से अपना डाटा इकट्ठा करना है। देन ओपननेस। अब आपने ये इसमें आ जाएगा, अपने तंग दिली नहीं करनी कि अच्छा मेरा रिसर्च एक्सपेरिमेंट इस तरह का है तो मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताना, या मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है, या मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है, मैंने ये वैरायटी इस्तेमाल की है, मेरे पास ये सीड्स हैं, तो मैंने किसी को नहीं बताना, मैंने छुप कर काम करना है, तो ये भी नहीं है। एक तो ये कि अपने अपना डाटा शेयर, टूल्स, आपके रिसोर्सेज हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। आपकी लैब में कोई टूल है, और यूनिवर्सिटी में तो लैब डिफरेंट होती है ना, ये कि आपकी लैब में कोई टूल है, कोई ऑपरेटर्स है, तो आप दूसरी लैब से कोई आके कहता है तो आप उसे शेयर करने की परमिशन दो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। और देन बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज। सेकेंडली, अगर आपके काम पे कोई इतराज़ करता है तो आपने उसको भी अपनी ये नहीं बनाना, ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाना कि इसने मेरे काम नहीं, अब वो क्रिटिसाइज करेगा तो ही आप अपने क्रिटिसिज्म के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके काम में कौन सी कमी है और आप उसको दूर कर सकते हैं। यानी ओपन माइंडेड आपने होना है।
रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जब आपने प्लेजरिज्म पढ़ा था तो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी पढ़ा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना कि जिसका कोई आइडिया होता है, जैसे लिटरेचर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इस तरह जो किसी के रिसर्च आइडियाज़ हैं तो ये भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो आपने दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल करना है। ऑनर पेटेंट, अब पेटेंट क्या होते हैं कि कुछ लोग जब रिसर्च करते हैं या कोई फाइंडिंग्स लेते हैं, लाइक उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन बनाया है बैक्टीरिया का, ये तरह कोई काम किया है, तो उनकी रिसर्च होती है, वो अपनी रिसर्च को पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट मीन कि वो पेड होती है, आप पे करके उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये पेटेंट होती है। तो अगर आपने पेटेंट रिसर्च है तो आपने पे करके आप उनको उनकी रिसर्च या कुछ ऐसा यूज़ कर लो। आप ये मत करो कि जी हम किसी तरह से चुप करके हमारे पैसे बचा लें और उनकी रिसर्च से फ़ायदा उठा लें, ये गलत है। कॉपीराइट्स होते हैं, जो हम फिगर्स समटाइम यूज़ करते हैं उसके भी कॉपीराइट्स होते हैं। समटाइम नेट पे भी कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं, उनके भी कॉपीराइट्स होते हैं। तो आपने उनको कोशिश का परमिशन से यूज़ करते हैं या हम उसका रेफरेंस दें कि जी ये जो पिक्चर है ये हमने इस सोर्स से ली है। देन आपका आ जाता है अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी के आप आइडियाज़ ले रहे हो या प्लेजरिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो ना कि हमने उसका रेफरेंस देना, उसको क्रेडिट देना है। डू नॉट यूज अनपब्लिश्ड डाटा, मेथड और रिजल्ट्स विदाउट परमिशन। अब एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने काम किया है तो आपने अनपब्लिश्ड डाटा, आपको पता थीसिस की फॉर्म में भी होता है, तो आपने कर तो यानी बाज़ ऐसे केसेस हो भी जाते हैं कि किसी का डाटा किसी का थीसिस पड़ा हुआ था 2-3 साल पुराना, तो उन्होंने कहा कि जी अब इसने कहाँ पर आकर अपना थीसिस चेक करना है, उसमें से काम उठाया, खुद कॉपी कर लिया, खुद नहीं सारा भी कॉपी किया, कुछ रिजल्ट देख ले कैसे हैं, उसमें से रिसर्च पेपर बना लिया, तो ये इंतहाई गलत है। किसी का बेशक वो अनपब्लिश डाटा है फिर भी आपने उसको उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं करना, उसको हमें भी आगे पब्लिश करने का इरादा हो, तो अगर आप ये करते हैं तो ये भी एक तरह की चोरी है, डिसऑनेस्टी है। इनका मेथड रिजल्ट आपने इनकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं करना। और अगर आपने करना है, ये उन्होंने परमिशन दे दी है, तो फिर उसका क्रेडिट भी देंगे जी हमने यहाँ से हमने डाटा लिया है, ये इनका डाटा अनपब्लिश डाटा है, और वही है कि उसमें कभी भी हमें प्लेजरिज्म नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी का पता है ना, राजधारी से काम लेना है, या अगर कोई किसी बात को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं अपने रिजल्ट को, तो आपको अपने यानी तो अपने उसके इसकी मान मानिए, कोई आपसे अपना थोड़ा सा डाटा शेयर कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आपने वो ये भी कहता है कि ये आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, मेरा डाटा एक्सपोज नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, तो आपने उसका भी ख्याल करना है। प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सच एज पेपर और ग्रांट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, कोई पेपर, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी ना, समटाइम पब्लिकेशन के लिए हमें पे भी करना पड़ता है, तो हमें यूनिवर्सिटी को हम एप्लीकेशन देते हैं, या आपके पेपर सबमिट करवा रहे हो, आप पब्लिश करवाना चाहते हो, तो उसमें भी आपने इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो पर्सनल रिकॉर्ड, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो और उन लोगों से डाटा ले रहे हो, उनके व्यूज़ ले रहे हो, या उनकी आप हिस्ट्री मालूम कर रहे हो किसी डिजीज़ के बारे में, तो आपने उनका डाटा भी कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको एक्सपोज नहीं करना। इसी तरह से ट्रेड ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है। अगर आपकी रिसर्च के दौरान ऐसी कोई आपका इनकाउंटर होता है, पेशेंट से होता है, लोगों से होता है, पब्लिक व्यूज़ लेते हो, तो आपने इन सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। देन आ जाता है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, publish in order to advance research and scholarship, not to advance just your own career, avoid wasteful and duplicative publication। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स करते हैं कि आपने एक पब्लिकेशन की, उसी पब्लिकेशन का नाम थोड़ा सा चेंज करके उसको कहीं और पब्लिश करवा दिया, यानी एक पेपर आपने पब्लिश करवाया पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी में, उसको आपने थोड़ा सा उसी पेपर को चेंज किया, उसका टाइटल चेंज किया, अंदर से थोड़ा सा चेंज किया, और उसको आपने किसी बांग्लादेश के रिसर्च पेपर में कर दिया, या आपने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर में कर दिया। अब काम आपका एक था, आपने उससे 2 रिसर्च पेपर बनाए और आपने डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन की, क्यों? ताकि जब आप अपना सीवी लिखो तो उसमें आए कि आपकी इतनी पब्लिकेशन था, तो ये गलत है। काम तो आपका सेम है, आप उसे 2 बार पब्लिश करवाए तो ये गलत है। यानी आपने ये करना है कि आपकी जो रिसर्च जब आप पब्लिश कर रहे हो, उस रिसर्च में
एडवांसमेंट हो, आपने अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना कि बस मेरे रिसर्च पेपर ज़्यादा हो जाएंगे, आपने ऐसा नहीं करना। तो ये आ जाता है रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन में। अब दूसरी बात ये कि अगर आपके खैर आपके यहाँ पर तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो जूनियर्स नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अक्सर होता है कि अगर आप एमफिल के स्टूडेंट्स हो, पीएचडी के स्टूडेंट्स हो, तो वहाँ पर आपके जूनियर्स भी होते हैं। तो वही हो जाता है ना, आपने उनके मेंटोर काम करना है, आपने उनको अगर वो आपसे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप उनको टीच कर सकते हो कि आपने ये काम कैसे करना है। ये इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। लाइक अगर वो कल्चरिंग कर रहे हो तो आप उनको गाइड कर दोगे कि कल्चरिंग से पहले ये स्टेप कर लो ताकि कंटेमिनेशन ना हो, यानी आप उनको एडवाइस कर सकते हो, उनके फ़ायदे के लिए आप उनको गाइड कर सकते हो, तो ये भी ज़रूरी है। देन आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर कोलीग एंड ट्रीट देम फेयरली। ठीक है, कोलीग्स में भी ये कि आप लैब में जब काम करते हो तो आपने दूसरों से इंटरेक्शन होता है, तो उनके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जूनियर्स के लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और आपके साथ जो काम है उसके साथ भी आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Then a social responsibility. Strive to promote social good and prevent or mitigate social harm through research, public education and advocacy. अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप कोई रिसर्च में दूसरों से डाटा ले रहे हो तो आपको वो डाटा इकट्ठा इसलिए करना है कि आप उसको बाद में उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लो। आपने कोई अपनी रिसर्च के दौरान कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोगों को नुकसान हो। लाइक आप कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं रास्ते में रुकावट डाल दो, तो ये भी गलत है कि आप अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट या अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए आप पौधों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दो, लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दो। तो ऐसा आपने नहीं करना, कोई सोशल हार्म नहीं होना चाहिए। या आपने किसी इंटरव्यू लिया है और बाद में उसका डाटा एक्सपोज कर दिया है तो ये भी गलत है। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इन सारी बातों का ख्याल करना है। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। Avoid discrimination among colleagues or students on the basis of sex, race, ethnicity or other factors that are not related to their scientific competence or integrity. आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, आप कहीं से डाटा ले रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि यानी आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना लोगों में। ठीक है, ये वैसे तो आपको पता है, आप सब अच्छे बच्चे और कभी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये नहीं, यानी किसी और ग्रुप से बिलोंग करता है या ये किसी और शहर से बिलोंग करता है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करते। तो इसलिए ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ये पढ़ना ज़रूर है कि आपने अब दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि आपने ये सिर्फ साइंटिफिक कॉम्पिटेंस की बेस पे आप देख सकते हैं कि अच्छा इसका काम ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं ना कि वो किसी और ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी और सेक्ट से बिलोंग करता है, किसी और सिटी से बिलोंग करता है, किसी और प्रोविंस से बिलोंग करता है, किसी और इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, हमने इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी। Then is competence. Competence means maintain and improve your own professional competence and expertise through lifelong education and learning. Take steps to promote competence in science as a whole. अब आपने दूसरों से compete करना है, आपने अपने आप को improve करने की कोशिश करनी है, और इसके लिए आपने education भी लेनी है, आपने practice भी करनी है ताकि आप इस साइंस में आगे जा सकें। आपने दूसरा स्टेप यूज़ करके यानी डिसऑनेस्टी यूज़ करके दूसरों का काम चोरी करके प्रेजराइज करके आगे नहीं जाना, बल्कि आपने जब भी आपको कुछ नया सीखना चाहिए, ठीक है, कभी भी ये नहीं समझना कि मैंने बहुत पढ़ लिख लिया है तो अब मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखने का मन हमेशा जारी रहता है, इसे कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हमें लेजिटिमिटी नो एंड ओबे रेलिवेंट लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, आपने अगर आप अपना डाटा ले रहे हो तो आपने उसमें ख्याल भी रखना है, कानून का, लॉ का भी ख्याल रखना है, कोई लीगल पॉलिसी है उसका भी ख्याल करना है। लाइक अगर आप जाते हैं अयोध्या नेशनल पार्क, अब यह नेशनल पार्क है, आप वहाँ पर पौधों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप जाके वहाँ से पौधे इकट्ठे करना शुरू कर दें कि मैं तो रिसर्च ही कर रही हूँ, इसके लिए कर रही हूँ, तो वो गलत होगा। अगर उन्होंने मना किया है तो इट्स मीन कि आपने वहाँ पे कलेक्शन नहीं करनी है। नेशनल पार्क है, वहाँ पर अगर आपको अक्सर जगहों पर लिखा होता है कि यहाँ पर तस्वीर लेना मना है, तो आपने वहाँ पर नहीं करनी फ़ोटोग्राफी, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी है। तो इस तरह से आपने उन बातों का भी ख्याल करना है।
Then animal care, show proper respect and care for animals when using them in research. Do not conduct unnecessary poorly designed animal experiments. Means कि अगर आपके एनिमल्स है, ये मोस्टली जोलॉजी में होता है या मेडिकल साइंसेज में होता है, लेकिन फिर भी कभी आपको हो सकता है कि आप किसी प्लांट का इफेक्ट देख रहे हैं एनिमल हेल्थ पर, तो आपने उनकी भी ख्याल करना है एनिमल केयर का, और ऐसा नहीं करना कि पोर्ली डिज़ाइन हो जिसमें एनिमल्स को नुकसान हो, ऐसा आपने नहीं करना। इज ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हमें दूसरे ह्यूमंस को भी एज सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ जाता है। लाइक आप एंटीबायोटिक का इफेक्ट देख रहे हैं, या मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि एक प्लांट है जिसमें हम जो शुगर की जगह हम उसको एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो आपने या आप पेशेंट से डाटा ले रहे हो, आपने किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट दे रहे हो, आप बिटर गोड एक्सट्रैक्ट दे रहे हो ताकि वो देखें कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है या नहीं। तो अगर आप ह्यूमंस को एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, हमने एक बात का करना है कि उनको नुकसान ना हो, मिनिमाइज हार्म और रिस्क हो। कि अगर आप उन्हें कोई मेडिसिन दे रहे हो, कोई एंटीबायोटिक दे रहे हो, उसका इफेक्ट चेक करना है, किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट का इफेक्ट चेक करना है, किसी मेडिसिन का इफेक्ट चेक करना है, किसी हर्ब का इफेक्ट चेक करना है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो या बहुत ही हार्म और रिस्क के चांसेस मिनिमाइज हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। और उसके रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन कि हर कोई भी ऑटोनोमस है। अगर वो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं विलिंग तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। उसकी प्राइवेसी का ख्याल करना है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाहता है तो आप उसको भी इस बात का ख्याल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको ये सोर्सेज दिए हुए हैं जहाँ से ये डाटा लिया हुआ है। अब रिसर्च मिसकंडक्ट, वो तो कंडक्ट है ना जो करने चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो क्या है। यानी हमें दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए तो उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम उनसे बच सकें। एक तो है ना फैब्रिकेशन, मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम। खुद से बना लो, आपने पौधे लगाए, पौधे उगे ही नहीं, कुछ पौधे उगे ही नहीं, आपने कहा कि अच्छा है इस ट्रीटमेंट में इतने हैं तो इसमें मैं खुद ही से रीडिंग्स बना लेती हूँ, तो ये गलत है। फैब्रिकेशन नहीं करनी। फॉल्सिफिकेशन, गलत रिजल्ट नहीं देने। मैनिपुलेशन रिसर्च मटेरियल और चेंजिंग और ओमिटिंग data results such that the research is not accurately presented in the research report. अगेन मैं आपको फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल दूंगी। फर्टिलाइजर नहीं डाला तो प्लांट ज़्यादा अच्छे ग्रो कर लें, फर्टिलाइजर डाला तो प्लांट से ग्रो नहीं किए। तो आपने ये नहीं करना कि आप रिजल्ट को कर दो कि नहीं फर्टिलाइजर मैंने जितनी मेहनत से मिक्स की थी, इतनी चीज़ इतनी मेहनत से फर्टिलाइजर डाला था, तो मैं यही शो करूँगी कि फर्टिलाइजर्स की वजह से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई है। ये गलत है। इट्स अ फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। और प्लेजरिज्म के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ चुके हैं ना कि किसी का डाटा कॉपी नहीं करना, किसी का आइडिया कॉपी नहीं करना, किसी के रिजल्ट कॉपी नहीं करने। और अगर आप उनका कोई डाटा यूज़ भी कर रहे हो तो आपने उसमें उनका क्रेडिट देना है, ठीक है। और ये नहीं करना कि अगर आप में कोई एरर आ गया, जैसे हमने घर पढ़ा था ना, सिस्टमेटिक एरर आ जाते हैं कि आपकी गलती की वजह से वो एरर नहीं आया, बल्कि वो किसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस वजह से एरर आ गया है, या आपका ओपिनियन दोनों से डिफरेंट है, तो उसको आप मिसकंडक्ट नहीं करेंगे। दैट्स द नेचुरल थिंग। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब इनको हम थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स ये मोस्टली उससे रिलेटेड हैं जहाँ पर आप ह्यूमंस को यूज़ कर रहे हैं। मीन जहाँ आप उनसे डाटा ले रहे हैं, आप पेशेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उन पर एंटीबायोटिक का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, उन पर मेडिसिन का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, उनके डाटा को आप यूज़ करना चाह रहे हैं आगे के। सपोज आप देखना चाह रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर का क्या कनेक्शन है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, या जो गरीब हैं, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी हाइजीन का ज़्यादा ख्याल करते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट सोशल क्लासेस में ले सकते हैं कि जो हाई क्लास है वो रिसर्च अपनी हेल्थ केयर किस तरह से करते हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो किस तरह से करते हैं। तो आप इस तरह से अगर उनको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है और उनकी ख्याल रखना है कि आप उनको, यानी अगर वो अपनी आइडेंटिटी हिडन रखना चाह रहे हैं तो आप उनकी आइडेंटिटी हिडन रखोगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन ऑटोनॉमी, प्रोटेक्टिंग देम विद diminished autonomy. All participants in research must take part voluntarily, मीन अपनी मर्जी से रिसर्च का हिस्सा बने,
फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, उन्हें मजबूर ना करें कि आपकी रिसर्च का हिस्सा बने, एंड देयर राइट, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी शुड बी रिस्पेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्टेड। लाइक कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ये नहीं कह सकता कि मैं एमफिल या मेरा पीएचडी का काम है तो आप मुझे ये फिल करके दें क्वेश्चन। यहाँ कोई और हायर अथॉरिटीज़ में है तो ये कहता है कि ये रिसर्च है तो आप लाजमी इस रिसर्च का हिस्सा बने, नहीं। आप अपनी अथॉरिटी, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ नहीं कर सकते किसी को इस बात के लिए मजबूर करेंगे वो रिसर्च का हिस्सा बने। वो नहीं बनना चाहता तो आप उसे मजबूर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशियंस एंड बेनिफिसेंस, यानी जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो फायदेमंद होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी वर्थवाइल एंड प्रोवाइड वैल्यू दैट आउटविट एनी रिस्क और हार्म। अगर आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो रिसर्च आपकी इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें जो रिस्क है वो ना होने के बराबर हो या बहुत कम हो, और उससे जो फ़ायदा हो रहा है वो रिस्क को कम कर दे, ठीक है, आउटविट कर दे। रिसर्चर शुड एम टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द रिसर्च एंड मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क ऑफ हार्म ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड रिसर्चर। ठीक है, अगर आप इनको डोज दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कोशिश करने के उससे बेनिफिट ज़्यादा हो, उनका रिस्क या साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर हो। ऑल पोटेंशियल रिस्क एंड हार्म शुड बी मिटिगेटेड बाय रोबस्ट प्रिकॉशन। मिटिगेटेड होता है जिसको ख़त्म कर देना, तो आपने बहुत अच्छी प्रिकॉशन लेनी है कि कोई रिस्क ना हो। द नीड फॉर फेवरेबल रिस्क बेनिफिट्स असेसमेंट रिक्वायर्ड असेसमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द हार्म एंड बेनिफिट्स दैट मे अराइज। अगर आप काम करने से पहले आपने प्रोबेबिलिटी चेक कर लेनी है कि फ़ायदे के कितने चांसेस हैं और नुकसान के कितने चांसेस हैं, तब आपने आगे बढ़ना है। देन आ जाता है जस्टिस। रिसर्च शुड Research should be also as between the different members of groups in society. A core principle of justice in relation to research is equal treatment. अगर आप अपने रिसर्च के लिए लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि किसी ग्रुप को फेवर करो किसी ग्रुप को ना करो, या हमें ये नहीं करना कि मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेती हूँ, नुकसान हुआ तो इन्हीं का होगा ना, बाकी लोग बच जाएंगे, दूसरा ग्रुप बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। और अगर रिसर्च का फ़ायदा हो रहा है तो ये भी नहीं सोचना है कि मैं इस ग्रुप को यूज़ करूँ, इस ग्रुप को फ़ायदा होगा तो इन्हीं को होगा ना, इसी ग्रुप को फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचना। दिस अ फर्दर एक्सप्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, ये भी यानी उसी से रिलेटेड है। एंड इनजस्टिस अकर व्हेन सम बेनिफिट्स टू विच अ पर्सन इज इंटाइटल्ड इज डिनाइड टू देम विदाउट गुड रीजन। मीन नाइंसाफ़ी कब होगी, किसी को कोई फ़ायदा मिल रहा है लेकिन उसको आप वो फ़ायदा ना दें, ठीक है, किसी वजह के बगैर। एंड व्हेन सम बर्डन इज imposed unduly on them, researchers need to give careful consideration to the overall social impact of the research both in selection of participants and benefits and burden arising from them। कि अगर रिसर्चर जब लोगों को सिलेक्ट कर रहा है अपनी किसी ट्रायल के लिए तो उसने ये देखना है कि उससे चाहिए कि हर ग्रुप में से लोग लेंगे, इनका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। जब वो पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहा है उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उसका क्या उन पर बर्डन आ सकता है या इससे क्या उनको कोई हार्म हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्म कंसेंट मीन है कि अगर आप किसी को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हो पार्टिसिपेंट्स को, तो आपको लिए उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। विदाउट इन्फॉर्म के उनको यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आप एक डॉक्टर किसी पेशेंट पे न्यू मेडिसिन ट्राई कर रहा है, अब डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं वो तो अपने डॉक्टर पे फुली ट्रस्ट करते हैं ना कि इसने जो हमें मेडिसिन दी है वो अच्छी होगी। अब अगर डॉक्टर को चाहिए कि वो उनको पहले बताए कि जो मेडिसिन है ये ट्रायल मेडिसिन है, डॉक्टर जस्ट ये चेक करने के लिए कि ये मेडिसिन यूजफुल है या नहीं, उनको बगैर बताए अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बना सकता। जस्ट टू चेक द इफेक्टिविटी ऑफ दैट मेडिसिन, डॉक्टर को पहले ये बताना पड़ेगा कि ये मेडिसिन है, ये मैं ट्रायल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, हम इसको अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, उनको बताना ज़रूरी है। बगैर बताए आप उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी ट्रायल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Informed consent requires the research staff and participants should be given appropriate first information about the research in a comprehensible manner। रिसर्च के बताएंगे जी हम आपको रिसर्च के लिए ये मेडिसिन दे रहे हैं, इसके इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, और comprehensible manner यानी उनको सही तरीके से बताना है कि वो उस बात को समझ सके। उनको बता देंगे ये फ़ायदा है और ये नुकसान हो सकता है, उनको रिस्क के बारे में बताएं। ये ना बताएंगे हम ट्राई कर रहे हैं अच्छी है मेडिसिन, कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे नहीं बताना। डिटेल में बताना है कि अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट ड्यूरस और इनअप्रोप्रिएट इंड्यूसमेंट मीन्स कि उनको मजबूर नहीं करना कि आपके रिसर्च का हिस्सा बने, उन्हें किसी किस्म का थ्रेट नहीं देना।
एंड इन्फॉर्मेशन शुड इंक्लूड रिसर्च। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो आप उनको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, एक तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि द रिसर्च द इन्फॉर्मेशन शुड इंक्लूड द रिसर्च प्रोसीजर, the purpose, risk, and anticipated benefits, alternative procedure where therapy is involved, and a statement offering the participant the opportunity to ask question and to withdraw at any time from the research। डिटेल में बताएंगे जी क्या रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा होगा, इसमें क्या रिस्क होंगे, और अगर बाद में किसी स्टेज पर आप रिसर्च में का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप विड्रॉ भी हो सकते हैं। वेयर यानी ये सारी उसी की डिटेल है कि वैसे वो ट्रीटमेंट वेयर अ पर्सन इज नॉट रिसीविंग ट्रीटमेंट बट इन अ प्योर वॉलेंटियर, मीन्स के जिस तरह आजकल हम ट्रायल कर रहे हैं ना, कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, कि वो ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा लेकिन अब वो सिर्फ वॉलेंटियर है जस्ट इसलिए कि वो रिसर्च का हिस्सा बने। द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर में बी एक्सपेक्टेड टू बी हायर, मीन्स के फिर आप जो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि वो तो उसको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो जस्ट वॉलेंटियर कर रहा है अपने आप को। The extent and nature of information should be such that person knowing that procedure is neither necessary for their care not perhaps fully understood can decide whether they wish to participate in furthering of knowledge। कि उन्होंने कहें कि आपको कोई मजबूरी नहीं है अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको जो डिजीज़ नहीं है या आप ये एंटीबायोटिक चेक करना चाह रहे हैं, ये यहाँ आपके लिए हम जस्ट ये किसी सप्लीमेंट का फैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका ये contribution होगी रिसर्च पे। Even when some direct benefits to them is anticipated, the participant should understand clearly the range of risk and the voluntary nature of participant। ये इस वही आगे कि वो उन्हें रिस्क पता होनी चाहिए। Comprehension mean कि आप इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन दो कि उसको समझ सकें। Comprehension entails the manner and context in which information is conveyed is important as the information itself। इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से देने का वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू क्विकली, जल्दी जल्दी बता जाए जी, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, और इन्फॉर्मेशन दैट इज कंफ्यूजिंग मेड adversely affect the participant ability to make an informed choice। या आपने इस तरह से इन्फॉर्मेशन की वो इतनी कंफ्यूज लैंग्वेज थी कि उसको समझ ही नहीं आई, तो उसमें इसलिए उनको सही बताना ताकि वो सही तरह से फैसला कर सके। बिकॉज द पार्टिसिपेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इज फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, rationality, maturity and language, it is necessary to adapt the presentation of information with the participant capacities। like अगर आप किसी को कोई मेडिसिन यूज़ करवाना चाह रहे हैं और वो उर्दू नहीं समझ रहा सही तरीके से, या आपको उसके इंग्लिश के टर्म्स नहीं याद नहीं, वो पंजाबी को सही तरह से समझ सकता है, तो आपको उसकी लैंग्वेज के मुताबिक उसको समझाना है, आपने उसके सामने इंग्लिश टर्म्स यूज़ नहीं करनी। इन्वेस्टिगेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी अब इन्वेस्टिगेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। Voluntariness requires that a participant make the decision without duress or other undue influence। ठीक है, यानी वो अपनी मर्जी से डिसीजन करें, उनको किसी किस्म का थ्रेट ना हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। ये आप पहले ऊपर भी कर चुके हैं कि एक रिसर्चर के लिए कितनी ज़रूरी है, और जब खासतौर पर आप किसी इंसान को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करें तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उनके डाटा को आप करें। लाइक अगर आप ऐसे लोगों पर रिसर्च करना चाह रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है, या ऐसे लोगों को करना चाह रहे हैं जिनको हेपाटाइटिस है, और वो लोगों को नहीं बताना चाह रहे कि उनको इस तरह की कोई डिजीज़ है, तो आपने उनकी, अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि लोगों पर डिस्क्लोज ना हो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। तो इसलिए इंडिविजुअल रिसर्च पार्टिसिपेंट एंड ग्रुप प्रेफरेंस रिगार्डिंग एनोनिमिटी मीन्स कि अपना नाम, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन इनोनिमस रखें, उसको जाहिर ना करें, शुड बी रिस्पेक्टेड एंड पार्टिसिपेंट रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग द कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल डाटा शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर वो चाहते हैं ना कि उनका पर्सनल डाटा एक्सपोज ना हो, कि यानी वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या, उनकी एज क्या, तो आपने इस बात का ख्याल करना है। In designing the research object, researcher will consider whether personal data is to be studied, including interviews with participants. Where is it is when the process of securing informed consent will entail respect for the confidentiality of the participant, यानी आपने उनका डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। देर आर रेंज ऑफ ऑप्शन फॉर टाइप ऑफ कंसेंट पार्टिसिपेंट कैन गिव टू द यूज ऑफ देयर डाटा। और आप उनसे, अगर आपने उनका डाटा कहीं यूज़ करना है तो पहले आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, हम जो आपका डाटा ले रहे हैं हम यहाँ यहाँ इस रिसर्च के इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो डिसाइड कर लें कि उन्होंने रिसर्च का हिस्सा बनना है या नहीं बनना।
Data generated by research must be securely stored appropriately in accordance with the relevant legislation and institutional policy. अब ये जो भी लीगल पॉलिसी है या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है उसके मुताबिक इस डाटा को सेव करना है. इंटेग्रिटी आप शुरू में भी कर सकते हैं कि research should be designed, reviewed and undertaken to ensure recognized standard of integrity are met and quality and transparency. यानी हर चीज़ का ख्याल रखना है, ऑनेस्टली का ख्याल करना है, यानी सही स्टैंडर्ड यूज करने हैं. एग्जाम्पल ऑफ अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस इंक्लूड फैब्रिकेशन बाय द क्रिएशन ऑफ फॉल्स डाटा. अब देख लें इंटेग्रिटी में क्या क्या आता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि आपने जो इंटेग्रिटी में नहीं आता आपको नहीं करना चाहिए. फैब्रिकेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉल्स डाटा और अदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड पार्टिसिपेंट कॉन्टेस्ट. यानी कोई आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, आपने उसको बगैर बताए कोई ट्रीटमेंट दिया है, कोई मेडिसिन दी है, कोई एंटीबायोटिक दी है, ट्रायल मेडिसिन दी है उनकी मर्जी के बगैर, लेकिन आप खुद से डॉक्यूमेंट्स बना लो कि जी मैंने इनकी मर्जी से दी है तो ये गलत है. फॉल्सिफिकेशन बाय इनअप्रोप्रिएट मैनिपुलेशन एंड और सिलेक्शन ऑफ डाटा imagery and consent, plagiarism by the misappropriate or the use of others ideas, intellectual property or work written or otherwise. यानी किसी का काम आप कॉपी करो विदाउट एक्नॉलेजमेंट और परमिशन, उनकी मर्जी के बगैर. मिसप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फॉर एग्जांपल सप्रेशन ऑफ रेलिवेंट फाइंडिंग और डाटा unknowingly, recklessly or by gross negligence, presenting फ्लॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड मटेरियल इंटरेस्टिंग. ये सब के सब जो है ये किसमें आ जाएगा कि ये फॉल्स है, गलत है. इसमें एक एग्जांपल, आपने एंटीबायोटिक को चेक कर रहे हो, वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो जस्ट इसके लिए कि आपको उस कंपनी ने या किसी ने आपको पे किया है कि हम रिसर्च फंडिंग दिया, तो आप सिर्फ इसलिए कह दो कि ये एंटीबायोटिक यूजफुल है क्योंकि आपको रिसर्च फंडिंग मिली इस कंपनी की तरफ से, तो ये गलत है क्योंकि कल को वो लोगों का नुकसान करेगी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये है द इंडिपेंडेंस ऑफ रिसर्च. अब रिसर्च इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बहुत अहम बात है, स्पेशली जो मेडिकल रिसर्च है या जो है, और हर किस्म प्लांट रिसर्च भी. आप एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर पर काम करते हुए आपको गलत आइडिया दे दो कि ये फर्टिलाइजर यूजफुल है, ये पेस्टिसाइड यूजफुल है, वो यूजफुल ना हो, ये सब कुछ गलत है. तो आपने द इंडिपेंडेंस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियर, यानी रिसर्च आपके किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आनी चाहिए. एंड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रायोरिटी शुड बी एक्सप्लिसिट. A conflict of interest arise where a researcher's obligation to institutes or funder to conduct research independently is likely to be compromised. मीन्स आपको एक कंपनी कहती है, फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी, कि आपने एक्सपेरिमेंट में ना मेरे फर्टिलाइजर्स यूज़ करें और बाद में हम आपको रिसर्च फंडिंग देंगे, और बाद में वो ये चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट रखें उनके फर्टिलाइजर्स के बारे में, चाहे वो यूजफुल ना हो. तो इस तरह से आपकी रिसर्च की जो इंडिपेंडेंसी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, वो अफेक्ट हो रही है. तो इसलिए आपने इन बातों का ख्याल करना है कि बाज़ दफ़ा रिसर्च में इंडिपेंडेंसी क्यों अफेक्ट होती है. किसी का कोई पर्सनल फ़ायदा होता है, उसके फैमिली मेम्बर का फ़ायदा होता है, या आपको हैव कमिटमेंट और ऑब्लिगेशन टू अनदर पर्सन कि आप किसी पर्सन के साथ करते हो कि नहीं जी आपने ये काम, आपने ये कहा था ना कि ये एंटीबायोटिक पॉजिटिव है तो मैं भी यही शो करूँगा, चाहे वो पॉजिटिव ना हो, या आपको कोई इंस्टीट्यूट फंडिंग कर रहा है तो आप उसका करें. तो इस वजह से हो सकता है. अच्छा जी, अब जो लास्ट है ना इसमें पॉलिसीज फॉर रिसर्च एथिक्स. अब ये पॉलिसीज ऑफ रिसर्च एथिक्स ये हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है. यानी आप डिफरेंट पॉलिसीज हैं यहाँ पर, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इस तरह के हर एक की अपनी पर्सनल पॉलिसीज होती हैं इंस्टीट्यूट के रिसर्च एथिक्स के लिहाज से कि किस तरह उन्होंने एक पर्सन का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, किस तरह उनका कंसर्ट लेना है, कैसे पब्लिकेशन करनी है. तो इस वजह से हर एक ये ना कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, गवर्नमेंट एजेंसी, यूनिवर्सिटीज़, वो उनके अपने स्पेसिफिक कोड रूल्स और पॉलिसीज होते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में. तो इसलिए जब आप किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे हो तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. अब यहाँ पर जो एग्जांपल है मैंने जो कॉपी किया है ये है रिसर्च पॉलिसी आगा खान यूनिवर्सिटी की. तो ये आपने खुद पढ़नी है क्योंकि आप सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, और इसमें तकरीबन वही पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, लाइक नो और मिनिमम हार्म, वॉलंटरीली, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारे वही पॉइंट्स हैं. तो ये आपने खुद पढ़ने हैं, ठीक है. यानी एक एग्जांपल है आपके पास कि पॉलिसीज हर इंस्टीट्यूट अपनी खुद बनाता है. क्लियर. चलें ठीक है. अब इंशाल्लाह जो आपकी कल क्लास है वो हम भी इंशाल्लाह इसी टाइम पर होगी और सिनॉप्सिस राइटिंग्स होगी. लेकिन आज का आपका काम क्या है कि आपने जो
आगा खान यूनिवर्सिटी की मैंने आपको पॉलिसीज़ दी, हमने बाकी तो पढ़ना ही है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो आपने आगा खान यूनिवर्सिटी के रिसर्च एथिक्स पढ़नी है, और मैं इसमें आपसे किसी के बारे में भी पूछ लूँगी तकरीबन 10-15 मिनट बाद कि उनकी इस बारे में उनका क्या पॉलिसी है, लाइक मिनिमम और नो हार्म से उनकी क्या मुराद है, या कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी से उनकी क्या मुराद है। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपको सेंड करती हूँ डाटा, हाँ, और आपने उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ना है, और देन मैं आपको फिर इसकी आपने मुझे डिटेल यानी फिर आपने मेरे जो आपको क्वेश्चन देंगे आपने उनको आंसर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।